हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज का जो सेशन जो होने वाला है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रिलेटेड होगा। जैसे हमें पता है कि आपके एग्जाम्स आपके पोस्टपोन्ड हो चुकी है, 12th स्टैंडर्ड आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है आपके पोस्टपोन्ड हो चुकी है, राइट। जो आपके एग्जामिनेशंस आपके अप्रैल और मई के टाइम पे जो होने वाली थी वो एग्जामिनेशंस अब आपके जुलाई में पोस्टपोन की हुई है, राइट। सो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को स्टडी करने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम मिला हुआ है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप लोग फ्रीली और उसको आराम से मतलब प्रिपरेशंस कर सकते हो, राइट। तो थोड़ा सा रश करना पड़ेगा स्पेशली फॉर 12th स्टैंडर्ड। एंड जो अभी जो 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं जो अपियरिंग हैं उनके लिए भी आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज का जो सेशन जो होने वाला है ये आपके JEE मेंस एज वेल एज नीट के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर से हम इन चैप्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, दैट इज इक्विलिब्रियम, राइट। सो 11th स्टैंडर्ड आप लोगों ने इसी साल इस चैप्टर के बारे में पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम के बारे में। एंड 12th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर आप लोगों को एक चैप्टर था जिसमें आपके 2 सेक्शंस थे, राइट। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम के अंदर आपने 2 सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। द फर्स्ट वन व्हिच इज केमिकल इक्विलिब्रियम, द फर्स्ट वन व्हिच इज chemical equilibrium and second which was called as ionic equilibrium, right? But last year 11th स्टैंडर्ड के बच्चों ने ionic equilibrium के बारे में डिस्कशन नहीं किया था बिकॉज उनके सिलेबस में से आयोनिक इक्विलिब्रियम ये वाला टॉपिक निकाल दिया था। बट दिस ईयर आपके न्यू सिलेबस में इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, राइट। सो दोनों चीजें कंबाइन करके पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम भी क्या होता है एज वेल एज आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी क्या होता है, राइट। सो एक छोटा सा फटाफट डिस्कशन कर लेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, जहां पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। तो जब आपका ये वाला कंडीशन बनता है, राइट, जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आई रिपीट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हिच इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब आप ऐसा कंडीशन जब आप देखते हो सो व्हिच मींस दैट आपका रिएक्शन कहां पे होगा, तो आपका रिएक्शन होगा दैट इज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर, समझ में आ गया। मतलब जितना आपका रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लगा हुआ है उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा। मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है क्या, नहीं। तो ये रिएक्शन कैसा होता है, ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल होता है। क्लियर, समझ में आ गया। मतलब ये आपका पार्शियली कंप्लीट हुआ रहता है। रिएक्शन अगर कंप्लीट हुआ इसका मतलब क्या होता है, आपका रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस आरो। क्लियर। बट जब आपका कोई भी रिएक्शन इरिवर्सिबल फॉर्म में होता है, आई रिपीट, जब आपका कोई भी रिएक्शन इरिवर्सिबल वाले फॉर्म में होता है तब आपका एरो जो होता है कुछ इस तरीके से, दैट इज डबल हाफ एरो। क्लियर। सो दिस एरो रिप्रेजेंट्स दैट द रिएक्शन इज पार्शियल, जिसका मतलब होता है द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर। ये वाला बनेगा, ये जो आप रिएक्शन देख पा रहे हो, ये जो ऊपर का जो एरो है ये वाला बन जाएगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन, और नीचे वाला जो आप एरो देख पा रहे हो दैट इज एग्जैक्टली अ रिवर्स डायरेक्शन। इज दैट क्लियर। तो इसी चीजों की बेसिस पे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे, बराबर। हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला डिस्कशन किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज Kc। क्लियर। तो Kc का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था व्हिच वाज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ C रेज्ड टू द पावर, दैट इज कोएफिशिएंट स्मॉल c, और यहां पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ D रेज्ड टू द पावर कोएफिशिएंट स्मॉल d। यहां पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड टू द पावर स्मॉल a, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज्ड टू द पावर स्मॉल b। क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, तो ये सारी चीजें उसके कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे। अब ये जो आपका फॉर्मूला था दैट वाज equilibrium constant which was based on the concentration। अब सिमिलरली हम लोगों ने यहां पे एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था दैट वाज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, राइट। तो जिसको मैंने रिप्रेजेंट किससे किया था, दैट वाज Kp। क्लियर। तो ज्यादा डिफरेंस तो यहां पे आएगा नहीं। जब आप कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हो तो स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, वेयर बाय चांस जब आप प्रेशर के बारे में बात कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट C रेज्ड टू द पावर स्मॉल c इनटू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट D रेज्ड टू द पावर कोएफिशिएंट स्मॉल d
whole divided by pressure of A, that is partial pressure raised to the power small a, and partial pressure of B raised to the power small b. So this is the difference between Kc as well as Kp, right? तो हम लोगों ने फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, द रिलेशन बिटवीन Kc एज वेल एज Kp. इज दैट क्लियर? तो हमने एक रिलेशन के बारे में भी डिस्कशन किया था, दैट वाज द रिलेशन बिटवीन Kc एज वेल एज Kp. और इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था स्टूडेंट्स? सो फॉर्मूला वाज से यहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, द फॉर्मूला वाज Kp इज इक्वल्स टू Kc इनटू RT raised to the power delta n. So that was the relation between Kp as well as Kc. Clear? जहां पे आपका delta n का वैल्यू लेस देन 0 आता था, करेक्ट है? delta n का वैल्यू which was less than 0, delta n का वैल्यू which was greater than 0, and delta n का वैल्यू which was equals to 0. Clear? जब आपका ये वाला कंडीशन आता है, delta n की वैल्यू जब 0 के बराबर आती है, तो उस वक्त आपका रिलेशन क्या बताया था? Kp इज इक्वल्स टू Kc व्हिच इज एट इक्विलिब्रियम, राइट? सो डेल्टा n की वैल्यू जब आपकी 0 के बराबर आती है, तो आपका कंडीशन क्या बन जाएगा? Kp इज इक्वल्स टू Kc, एंड दिस कंडीशन इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो इसी फॉर्मूलेस के बेसिस पे आज के लेक्चर में हम सेशन 1 में कुछ आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके सामने दो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो. ज्यादा मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, बिकॉज सारी चीजें बंद हैं. तो जितनी चीजें हमारे पास अवेलेबल है उसी चीज का यूटिलाइज करके आप तक सेशंस हम लोग पहुंचा रहे हैं, राइट? सो आप लोग भी क्या करो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैंने सामने लिख के रखे हुए हैं. व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज, दोनों क्वेश्चन जैसे आपको दिखाई दिए, वीडियो को पॉज कर लो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? अब मैंने सॉल्व करने से पहले आप एक 5 मिनट का टाइम लो, मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम लो, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो. एंड नहीं समझ में आ रहा, देन उस प्ले बटन को वहां पे प्ले कर लो और उसके बाद आपका वीडियो कंटिन्यू करो, राइट? तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं. हियर वी हैव 2 क्वेश्चंस, जिसमें से पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, राइट? सी स्टूडेंट्स, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहली चीज क्या होती है ना, हम लोग करते क्या, क्वेश्चंस रीड तो कर लेते हैं, बट क्वेश्चंस रीड करने के बाद है ना सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा. अब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आप क्या कर देते हो, आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो. स्टूडेंट्स, आप जब तक उस क्वेश्चन के गहराई में नहीं जाओगे, आपको आंसर तो बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है. क्लियर? तो क्वेश्चंस आपकी आप सॉल्व कर रहे हो जेडब्ल्यू एज वेल एज नीट के लेवल के क्वेश्चंस. तो आप ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको उस लेवल के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा. क्लियर? अगर आप सोच रहे हो सर हम लोगों ने 12th के एग्जाम्स के हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, या फिर 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अपना दिमाग लगाएंगे, सो नहीं होने वाला. क्लियर? तो आपको उस लेवल के हिसाब से सोचना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, राइट? तो यहां पे बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में. फर्स्ट वन, दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. ध्यान से समझना, क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, राइट? मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लो और उसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, मेक इट अंडरलाइन, ठीक? द फर्स्ट वन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मेरे पास दिया हुआ है. इज दैट क्लियर? The rate of forward reaction is 2 times the rate of reverse reaction. Clear? ये स्टेटमेंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. The rate of forward reaction is 2 times that of the reverse reaction at a given temperature and identical concentration. Now what you have to calculate is find the value for K. Is that clear? अब K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. 4 ऑप्शन है हमारे पास. पहले वाले में दिया हुआ है 0.5, सेकंड वाले में दिया हुआ है 1.5, थर्ड वाले में दिया हुआ है 2.5 एंड 4 2.0, दैट इज 2, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन देखने के बाद आप उसको पॉज कर लो एंड ट्राई टू गेट द आंसर फ्रॉम योर साइड. अगर नहीं मिल रहा फिर बाद में यहां पे ध्यान से देख लो, ठीक है? अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है? ध्यान से, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बोला हुआ है? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा, दैट इज RF. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन which is equals to 2 times the rate of reverse reaction. ठीक है?
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू 2 गुना ज्यादा होगी किससे? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन मेरे पास आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फ्रॉम द क्वेश्चन, राइट? अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे पास दिया हुआ है कंडीशन आर एफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर आर। सो आर एफ का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, आर आर का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स। रेट ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू 2 गुना ज्यादा है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से, ठीक है? अब मुझे बताना आर एफ में से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? के एफ की वैल्यू मिलेगी, करेक्ट है? सो आर एफ में से हमारे पास किसकी वैल्यू मिलेगी? के एफ की वैल्यू मिलेगी, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? के आर की वैल्यू मिलेगी। एग्जैक्ट लिया, जहां पे के एफ का मतलब क्या होगा? के स्टैंड फॉर कांस्टेंट, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। क्लियर? समझ में आ गया? चलो मेरे पास यहां पे मिल गया के एफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू के आर। नाउ एवरीबडी नोज दैट के की वैल्यू कैसे निकालनी होती है? के का वैल्यू कैसे निकालोगे? सो देयरफॉर के इज इक्वल्स टू, फटाफट से बोलो, के का वैल्यू कैसे निकालोगे? फॉरवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो के एफ अपॉन के आर मुझे किसकी वैल्यू देगा? के की वैल्यू देगा, करेक्ट है? समझ में आ गया? अब मुझे बताना मेरे पास के एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है? के एफ का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है? 2 इंटू के आर। सो विच इज इक्वल्स टू, के एफ की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा 2 के आर होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या दिया हुआ है? के आर। अब देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, तो यहां पे आ जाएगा के आर कैंसल, एंड व्हाट विल लेफ्ट विद? दैट इज 2। सो देयरफॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू मेरे पास क्या मिला? दैट इज 2। सो ऑप्शन नंबर इज 4। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? कंडीशंस आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड आपके आंसर्स आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर इज डी, दैट इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव ऑन करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन जरा 2 मिनट ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना। इस बार हमारे पास दिया हुआ है केपी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था केपी का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, राइट? सो केपी फॉर द रिएक्शन, मेरे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है ए, रिवर्सिबल रिएक्शन बी, इज दैट क्लियर? इज 4, करेक्ट है? मेरे पास केपी का वैल्यू दिया हुआ है, केपी का वैल्यू मेरे पास यहां पे दिया हुआ है 4। इफ इनिशियली only A is present, then what will be the partial pressure of B after equilibrium? ठीक है? मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और मेरे पास यहां पे ऑप्शंस है। ऑप्शन इज 1.2, 0.8, 0.6 एंड 1। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओ, राइट? तो देखो पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। पहले मुझे बताना मेरे पास इक्वेशन क्या है? ए, रिवर्सिबल रिएक्शन बी, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब इसको मैं आप लिख लेता हूं, ए रिवर्सिबल रिएक्शन बी। रिएक्शन कहां पे है? रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? चलो अब मुझे बताना केपी का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स? दैट इज 4। बाजू में लिख रख लेता हूं। सो वी हैव केपी इज इक्वल्स टू 4। ये मेरे पास एक वैल्यू गिवन है, ठीक है? इसके बारे में याद रखो, केपी का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 4, ठीक है? चलो इनिशियली ध्यान से समझना, इनिशियली मेरे पास कौन प्रेजेंट है? इनिशियली ओनली ए इज प्रेजेंट, ठीक है? शुरुआत में मेरे पास ए प्रेजेंट है, तो ए प्रेजेंट है मतलब यहां पे आ जाएगा दैट इज 1 मोल। क्लियर? समझ में आ गया? तो ए प्रेजेंट है, इसका मतलब मेरे पास यहां पे कितने मोल्स हो गए? 1 मोल, ठीक है? अब उसने क्या बोला हुआ है? इनिशियली सिर्फ कौन प्रेजेंट है? ए प्रेजेंट है, मतलब बी प्रेजेंट नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका 0। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है? अब एट इक्विलिब्रियम, इनिशियली तो हो गया, इक्विलिब्रियम के बाद
इक्विलिब्रियम के बाद अब कुछ चीजें आपके डिसोसिएट होंगे। अब डिसोसिएट कितना हुआ मुझे पता नहीं है, बराबर। रिएक्शन करने के बाद कुछ मोल्स आपके डिसोसिएट हो जाएंगे, करेक्ट है। आपने लिया हुआ है 1 मोल, ठीक है। सपोज एक सेफर एग्जांपल ले लो, आपको मैंने आज दिए 100 रुपीज, 100 रुपीज आपको मैंने आज दिए। अब कल जब आप वापस आओगे तो आपके पास सिर्फ बाकी बचा 20 रुपीज। अब आपने क्या किया, तो 100 रुपीज में से कुछ रुपीज आपके डिसोसिएट हो गए। डिसोसिएट करना मतलब आपने कहीं पे खर्चा कर दिया। अब कितना खर्चा किया मुझे क्या पता, ठीक है। तो आपके पास कितना बाकी बचा, दैट इज 20 रुपीज। तो आप कैसे निकालोगे, सो 100 माइनस 20 कितना, 80। तो 80 आपका खर्चा हुआ। तो सेम चीज आपके पास इनिशियली कितने मोल्स थे, दैट इज 1 मोल। सिर्फ ए कहा, बी का नहीं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बी वाले का 0 क्यों दिया हुआ है, बिकॉज कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है, इफ इनिशियली ओनली ए इज प्रेजेंट, सिर्फ ए प्रेजेंट है तो ए कितना हो गया 1 मोल, बी कितना हुआ 0। अब आफ्टर डिसोसिएशन तो जब आपका इक्विलिब्रियम बनेगा तब आपके पास वैल्यू क्या बनेगा, सो 1 माइनस एक्स और यहां पे आ गया मान लेते हैं x, क्लियर। सो x क्या होगा, सो x का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स आपके डिसोसिएट हुए। अब कितना डिसोसिएट हुआ मुझे पता नहीं है तो मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया x, क्लियर। सो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स और यहां पे आ जाएगा आपका x, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मेरे पास क्या दिया हुआ है, Kp दिया हुआ है। सो मुझे यहां पे इक्वेशन Kp के टर्म्स में निकालना है। सो Kp इज इक्वल्स टू, बोलो रेशियो आ गया, ऊपर की तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट और नीचे की तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। चलो प्रोडक्ट कौन है, दिस वन, तो यहां पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। रिएक्टेंट कौन है यहां पे, ए, तो यहां पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। चलो फटाफट से अब क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज पुट अप करेंगे। बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना वैल्यू दिया हुआ है, एक्स होल डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना वैल्यू दिया हुआ है, सो 1 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। अब मुझे बताना मेरे पास यहां पे केपी का वैल्यू गिवन है ना, ऑलरेडी मेरे पास यहां पे केपी का वैल्यू दिया हुआ है। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स, बोलो केपी की जगह पे वैल्यू क्या पुट अप करोगे, 4 व्हिच इज इक्वल्स टू, ऊपर दिया हुआ है x, नीचे दिया हुआ है 1 माइनस एक्स। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो देयरफॉर 4 1 माइनस एक्स व्हिच इज इक्वल्स टू x, क्लियर। चलो फटाफट से 4 1 4 माइनस 4x व्हिच इज इक्वल्स टू x, क्लियर। अब एक काम कर लेते हैं, x वाले टर्म्स को साथ में लेके आ जाता है। सो देयरफॉर 4 इज इक्वल्स टू माइनस वहां पे चला गया, सो x प्लस 4x, क्लियर, समझ में आ गया। चलो फटाफट से 4 इज इक्वल्स टू 5x, ठीक है। चलो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। सो x इज इक्वल्स टू, फटाफट से x की वैल्यू निकालो, 4 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज इक्वल्स टू 0.8, क्लियर। सो x की वैल्यू मेरे पास क्या मिल गई, 0.8। देखो कहीं पे ऑप्शन में आएगा, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर B, that is 0.8. So this is the correct answer for the question number 2. क्लियर। तो क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्वेश्चन ध्यान से समझ के सॉल्व करो और ये सारे आपके बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें ध्यान से समझ लोगे तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, जो रिएक्शन कहां पे है, इक्विलिब्रियम पे। ये सिंबल देखने के बाद समझ आने का रिएक्शन कहां पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक, समझ में आ गया। रिएक्शन क्या दिया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 प्लस O2 रिएक्शन करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहां पे पार्शियल प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। पार्शियल प्रेशर का वैल्यू मेरे पास किस किस कंपाउंड का दिया हुआ है, तो फर्स्ट मेरे पास है SO2, सेकंड मेरे पास दिया हुआ है O2 एंड थर्ड मेरे पास यहां पे दिया हुआ है SO3, राइट। तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर, जो भी चीज आपको दिख रही है वो चीज वहां पे नोट डाउन कर लो। सो यहां पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, क्लियर, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, ठीक। चलो अब एक ही करके वैल्यूज बताओ। पहला वैल्यू दिया हुआ है 0.662, राइट, तो 0.662। सेकंड वाला वैल्यू दिया हुआ है
0.101, राइट, एंड थर्ड मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है 0.331। क्लियर? तीन मेरे पास वैल्यूज गिवन है, राइट। क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ SO2 एंड SO3 आर इक्वल। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 जब आपका इक्वल होता है, तब आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना बनेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले Kp का वैल्यू निकालना है। सो Kp इज इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो मुझे बताना है यहां पे प्रोडक्ट कौन है, SO3। क्लियर? तो यहां पे SO3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0. पहले इसको लिख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 रेज टू द पावर 2। पावर 2 क्यों आ गया, कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है ना, तो कोएफिशिएंट आपका रेज टू द पावर के फॉर्म में चला जाएगा। नीचे मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो मेरे पास यहां पे रिएक्टेंट्स आएंगे। तो पहले कौन आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, करेक्ट है, रेज टू द पावर 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रेज टू पावर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब 1। क्लियर? अब ये सारे वैल्यूज हमारे पास गिवन है, एक एक करके वैल्यूज पुट अप करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सो दैट इज 0.331 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कितना दिया हुआ है, 0.662, राइट, 0.662 रेज टू पावर 2। ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, सो दैट इज 0.101। क्लियर? अब इसे आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर बनेगा, जरा पॉज करना, ओके। सो यहां पे जो हम लोगों ने वैल्यूज ली हुई है 0.331 का स्क्वायर, नीचे मेरे पास दिया हुआ है 0.662 का स्क्वायर, और उसके बाजू में दिया हुआ है 0.101। अब ये जो वैल्यूज है ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार घर पे क्रॉस चेक कर लेना, वैल्यूज कहीं पे आपका चेंज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। 0.331 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो आपके पास आंसर बनेगा दैट इज 0.1095, ठीक है। ये आपका बनेगा पहला वैल्यू, डिवाइडेड बाय नीचे दिया हुआ है 0.662 द होल स्क्वायर, इसका वैल्यू मुझे मिला हुआ है 0.438 इनटू नीचे वाला वैल्यू सेम रहेगा 0.101, राइट। अब जब आप ये पूरी वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो टोटल वैल्यू मिलेगा दैट इज समवॉट 2.47। आई रिपीट, ऊपर वाले को सेम रखो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद डिवाइड करो, आपके पास आंसर मिलेगा 2.47। अब मुझे बताना स्टूडेंट्स मेरे पास किसका वैल्यू मिला, तो मेरे पास यहां पे Kp का वैल्यू मिल गया, करेक्ट। अब Kp का वैल्यू तो मेरे पास आ गया। अब चलो आपकी कंडीशन के ऊपर, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोलता है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, SO2 और SO3 का पार्शियल प्रेशर कैसा है, तो स्टूडेंट्स इक्वल है, करेक्ट है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मैं ये लिख सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 and partial pressure of SO2 both are equal। क्लियर? समझ में आ गया? मतलब जितना पार्शियल प्रेशर इसका होगा उतना ही पार्शियल प्रेशर इसका भी होना चाहिए। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, सेम हो गई। तो जिसका मतलब आफ्टर इक्विलिब्रियम ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज जितना इसका वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट्स उतना ही वैल्यू इसका भी दिया हुआ है। तो मेरे पास क्या बचा, सो देयरफॉर Kp इज इक्वल्स टू, ऊपर के दोनों चीजें कैंसिल हो गई बिकॉज दिस बोथ आर इक्वल। क्लियर? तो नीचे मेरे पास बाकी बचेगा 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2।
क्लियर? ये वाला कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस कंडीशन के बारे में ध्यान से समझ लो। चलो अब मुझे बताना केपी का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, यस और नो? केपी का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है? 2.47। सो देयरफॉर 2.47 which is equals to 1 upon partial pressure of O2। अब स्टूडेंट मुझे किसकी वैल्यू पूछी हुई है? What would be the partial pressure of oxygen? सिंपल, अब यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हो। सो देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2.47। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर मिलेगा दैट इज राउंड अप 0.4 ATM। क्लियर? अब एक बार क्रॉस चेक कर लो, आप कैलकुलेशन से एक बार ट्राई करो, अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है तो प्लीज एक बार चेक कर लेना, ठीक है? मेरे हिसाब से मुझे कैलकुलेशन में 0.4 मिला हुआ है, सो व्हिच वाज ऑप्शन नंबर 1, राइट? तो ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा लंबे मेथड से बता रहा हूं बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसका सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, बट एक बार मैंने आपको लंबे मेथड से बता दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है? कैलकुलेशंस दिमाग में करो, राइट? हाँ, ये चीज ऐसी होगी, वो चीज वैसी होगी, तो हर एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 15 to 20 सेकेंड्स, दैट्स इट, ज्यादा टाइम देना नहीं है। अब मैं आपको बताने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। Let's move on to the fourth one, next question, ठीक है? अब जरा क्वेश्चन रीड करना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, राइट? सो द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, पहला रिएक्शन मेरे पास दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे है। कहां पे है? इक्विलिब्रियम, राइट? सी ध्यान से देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हमारा बनेगा रिवर्सिबल रिएक्शन, क्लियर? ये जो आप रिएक्शन देख पा रहे हो, ये रिएक्शन कहां पे है? सॉरी, कैसा है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट? अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? दैट इज की, क्लियर? समझ में आ गया? ये रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है और इस रिएक्शन का कांस्टेंट हमारे पास क्या दिया हुआ है? व्हिच इज के, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एंड फॉर द रिएक्शन, नीचे एक और रिएक्शन मेरे पास दिया हुआ है, दिस वन, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है के डैश, क्लियर? पहले वाले का के, सेकंड वाले का के डैश, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड के डैश, करेक्ट है? तो रिलेशन क्या बनेगा के और के डैश के बीच में? दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है, के इज इक्वल्स टू के डैश, सेकंड दिया हुआ है के डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट के, थर्ड दिया हुआ है के इज इक्वल्स टू अंडर रूट के डैश, एंड फोर्थ के इंटू के डैश इज इक्वल्स टू 1, राइट? सो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? शुरुआत करते हैं पहले वाले इक्वेशन से, ठीक है? चलो, पहला इक्वेशन मेरे पास क्या दिया हुआ है? फटाफट से, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, करेक्ट है? जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास दिया हुआ है के, मार्क माय वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है के, ओके? अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। अब सर 2 से डिवाइड क्यों किया? स्टूडेंट्स, हमें यहां से इस इक्वेशन पे जाना है, करेक्ट है? तो इस इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है इस वाली इक्वेशन में, तो कैसे करेंगे? तो मेरे पास एक रास्ता दिख रहा है, ठीक है? हम एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को 2 से, ठीक है? तो यहां पे आज मैं आपको लिख के बता रहा हूं, बट आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है? सो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2, क्लियर? सो मेरा इक्वेशन बनेगा 1/2 N2। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 1/2 कहां से आ गया? बेटा इसके बाजू में कुछ नहीं है, दैट इज 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, सो दैट बिकम्स 1/2, क्लियर? प्लस 3/2 H2 रिवर्सिबल रिएक्शन, आगे आ जाएगा NH3। अब सर ये 2 कहां पे चला गया? सो 2 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 1, सिंपल, समझ में आ गया? अब जरा चेक करो, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने पे मेरे पास नेक्स्ट वाला इक्वेशन मिल गया जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट है? अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या दिया हुआ है? के डैश दिया हुआ है, करेक्ट है? बट मुझे बताना
जब आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया हुआ है तो यहां पे 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन बनेगा, ध्यान से समझना, पहले वाला रिएक्शन ये था जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है के, मैंने किससे डिवाइड किया हुआ है, 2 से डिवाइड किया हुआ है। अब 2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या मिला, सो के डैश मिला, करेक्ट है। ध्यान से, ये जो के दिया हुआ है फर्स्ट वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो इसको मैंने किससे डिवाइड किया हुआ है, 2 से डिवाइड किया हुआ है। 2 से डिवाइड करने पे मेरे पास ये वाला इक्वेशन मिला जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, के डैश दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज अगर आपको समझ में आ गई, आपका इक्वेशन अब आपके पास मिल गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये वाला 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, फटाफट से इसको शिफ्ट कर देंगे। यहां पे मुझे यहां पे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वहां पे शिफ्ट कर दो। सो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, बोलो, 2k डैश। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब मुझे बताओ यहां पे 2 किसका काम करेगा, कोएफिशिएंट का काम करेगा। तो कोएफिशिएंट हमेशा कहां पे होता है, रेज़ टू द पावर के टर्म्स में होगा। सो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू k डैश रेज़ टू पावर 2। क्लियर? समझ में आ गया? अब मुझे बताओ ये वाला तो बन गया स्क्वायर, अब इस स्क्वायर को मुझे रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स, फटाफट से मुझे स्क्वायर को निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहां पे बन जाएगा, ध्यान से, k डैश स्क्वायर बन गया k डैश व्हिच इज इक्वल्स टू k बन जाएगा अंडर रूट k। ध्यान से देखना कहीं भी इक्वेशन दिख रहा है, सो k डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट k। यस सर, हमारे पास यहां पे ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? सो यहां पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। सो फटाफट से क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे देखना क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही बढ़िया चीज यहां पे दी हुई है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला हुआ है Kp फॉर द रिएक्शन, राइट। इस बार हमारे पास दिया हुआ है Kp। क्लियर? Kp फॉर द रिएक्शन मेरे पास यहां पे दिया हुआ है A + 2B रिवर्सिबल रिएक्शन 3C + D इज 0.05 ATM, राइट। तो मेरे पास यहां पे Kp का वैल्यू दिया हुआ है, ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हो, ये वैल्यू किसका है, Kp का वैल्यू है, ठीक है। तो फटाफट से यहां पे Kp का वैल्यू लिख लेते हैं। सो Kp इज इक्वल्स टू 0.05 ATM, या फिर आप इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻² ATM। कैलकुलेशन फटाफट दिमाग में कर लो, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको अंडरस्टैंड कर लो। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास टेम्परेचर दिया हुआ है 1000 केल्विन, सो T इज इक्वल्स टू 1000 केल्विन, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है मेरे पास Kc का वैल्यू, किसका पूछा हुआ है, Kc का वैल्यू वी हैव टू फाइंड बट इन टर्म्स ऑफ R, राइट। तो यहां पे आपको R की वैल्यू पुट अप करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जितने भी आप ऑप्शंस यहां पे देख पा रहे हो, सारे ऑप्शंस में आपके पास R दिया हुआ है, तो R की वैल्यू वहां पे पुट अप करनी नहीं है। क्लियर? सो वी हैव Kp का वैल्यू, वी हैव T का वैल्यू, एंड हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Kc की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। क्लियर? तो थोड़ा सोचो, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। Kp और Kc वाला रिलेशन अगर हम लोग यहां पे अप्लाई करें तो हो सकता है, जरूर होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT रेज टू द पावर Δn। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब एक एक करके यहां पे वैल्यूज पुट अप करेंगे। हमारे पास अभी Kp का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू तो पुट अप करना है नहीं, बिकॉज उसी के टर्म्स में निकालना है। Kc का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, वेयरएज Δn का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सर कैसे? डेल्टा एन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, डेल्टा एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। करेक्ट है? तो डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। चलो बोलो, ये वाला बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट साइड, ये बन जाएगा हमारा रिएक्टेंट साइड। चेक करना रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहां पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब 1, यहां पे दिया हुआ है 2, व्हिच मींस दैट नंबर ऑफ मोल्स इसको मान लेते हैं N1, यहां पे मुझे वैल्यू मिल गई 3, यहां पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं N2, यहां पे मुझे वैल्यू मिलेगा 4। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। तो N2 का वैल्यू मेरे पास बन गया 4 और N1 का वैल्यू मेरे पास आ गया 3।
अब इसको सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर डेल्टा n इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1। बात समझ में आ रही है? बोलो। n2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, n1 का वैल्यू दिया हुआ है 3, सो 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1। सो डेल्टा n का वैल्यू मेरे पास आ गया 1। अब वैल्यूज पुट अप कर दो, ठीक है। चलो kc का वैल्यू मुझे निकालना है। सो kc इज इक्वल्स टू ये वाला पूरा टर्म नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो kp होल डिवाइडेड बाय r इंटू टी रेज टू पावर डेल्टा n, ठीक है। वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। बोलो kp का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है? सो 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू तो एज इट इज रखनी है। सो r इंटू टेम्परेचर का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है? दैट इज 1000 केल्विन, करेक्ट है। तो 1000 को मैं यहां पे 10 रेज टू 3 लिख ले चलेगा, 10 रेज टू 3 और रेज टू पावर क्या दिया हुआ डेल्टा n? तो डेल्टा n का वैल्यू मेरे पास क्या मिला? सो रेज टू पावर 1, तो सेम ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक काम कर लेते हैं फटाफट से। 10 रेज टू 3 नीचे दिया हुआ है, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं, तो मेरे पास वैल्यू बनेगा 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, नीचे वाला 3 ऊपर चला गया तो यहां पे आ जाएगा इंटू 10 रेज टू माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय r। क्लियर? फटाफट से कैलकुलेशन, -2 - 3 क्या बनेगा स्टूडेंट्स? सो 5 इंटू 10 रेज टू -5 होल डिवाइडेड बाय r। चेक करना कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सो ऑप्शन इज डी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो आपका आंसर जो है ये आपके r के टर्म्स में आपको लाना था और हमने उसी टर्म्स में आंसर आपका लाया, राइट। सो आज हमने 4-5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। जस्ट गो थ्रू दैट, ये 5 क्वेश्चंस के बारे में ध्यान से समझ लो। इसके बेसिस पे नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपके कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, तो ये असाइनमेंट क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं एंड ट्राई टू सॉल्व सम अनदर क्वेश्चंस आल्सो, जहां पे आपके क्वेश्चंस भले डिफिकल्ट होने दो बट एटलीस्ट ट्राई कर लो क्वेश्चन सॉल्व करने का, सो दैट आप उस लेवल के हिसाब से आप आंसर सॉल्व कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।